हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के बारे में जानेंगे। तो भारत की खोज, इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चों, नेहरू जी ने यह किताब अंग्रेजी में लिखी है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हम उसका अनुवाद रूप भारत की खोज देखने वाले हैं। तो आप सब नेहरू जी के बारे में जानते ही हो। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, जो हम आज भी बाल दिन के रूप में मनाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो उनके बारे में जितना कहे उतना कम है। तो हम हमारी किताब की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेहरू जी हमें क्या बताते हैं। बच्चों, नेहरू जी ने इस किताब में आज़ादी के पूर्व से आज़ादी तक भारत का लेखा जोखा अपने लेखन से प्रस्तुत किया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का कुछ अंश रूप भारत की खोज के रूप में हमारे अभ्यासक्रम में दिया है। तो बच्चों, आज हम भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला देखेंगे। तो पाठ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेहरू जी ने इस पाठ में हमें क्या बताया है। तो जैसे कि मैंने बताया, पाठ का नाम अहमदनगर का किला। बच्चों, आप शुरुआत में ही देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा गया है कि अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944, मतलब जब नेहरू जी इस किले में बंदी थे 13 अप्रैल 1944 को उन्होंने इस किताब की रचना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस किताब की रचना शुरू की थी और आगे 1946 में इस किताब का प्रकाशन हुआ था। तो नेहरू जी हमें उनकी जेल यात्रा के बारे में या उस अहमदनगर के किले के बारे में क्या बताते हैं। देखो, वे कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। तो नेहरू जी हमें बताते हैं कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। मतलब इसके पहले वे 8 बार जेल जा चुके थे और ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें, मतलब उनके साथ और भी साथी थे, उन्हें उस किले में बंदी बनाकर लाया गया। वह समय कुछ 20 महीनों से भी अधिक हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। तो नेहरू जी कहते हैं कि जब हम इस किले में पहुंचे, बंदी बनकर पहुंचे, तो अंधियारे रात में आकाश में झिलमिलाता हुआ जो दूज का चांद था उसने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था, यानी अमावस के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, तब वह शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना बीत गया। तो नेहरू जी यहाँ कहते हैं कि जब भी नया चांद आकाश में उगता है तो मुझे वह याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। आगे देखो क्या कहते हैं, चांद मेरे जीवन का स्थायी सहचर रहा है। नेहरू जी कहते हैं कि चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर यानी पक्का साथी रहा है, जो वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, और वही मुझे याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। यानी दुख के बाद जैसे सुख आता है, वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। तो बच्चों, इस पाठ के 2 पॉइंट बनाए गए हैं। पहला है अतीत का भार और दूसरा है अतीत का दबाव। तो पहले हम अतीत का भार देखेंगे। तो नेहरू जी इसमें क्या बताते हैं, देखो, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। तो नेहरू जी यहाँ कहते हैं कि दूसरी जेलों में जैसे मैं काम करता था, वैसे ही मैंने जो अहमदनगर का किला है वहाँ भी बागबानी का काम शुरू कर दिया, यानी बाग बगीचा करने का काम शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। तो नेहरू जी क्या करने लगे, कई घंटों तक तपती धूप में फूलों की क्यारियां बनाने में अपना समय बिताने लगे। मिट्टी बहुत खराब थी, वहाँ की मिट्टी जो थी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। जो जमीन थी, वहाँ की मिट्टी थी, वो पथरीली थी, पुराने मलबों से भरी हुई थी, पुराने अवशेषों से भरी हुई थी, यानी वो जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी है।
तो जो अहमदनगर का किला है वो एक इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में यानी उसके पास्ट में उस किले ने कई युद्ध देखे होंगे या राजमहलों में जो दुर्भी संधियाँ होती है वह देखी होंगी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। तो नेहरू जी हमें बताते हैं कि उस किले का इतिहास जो है बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। यानी कोई घटना ऐसी बताई जाए जिसकी विशेष अहमियत हो, ऐसी भी कोई घटना यहाँ नहीं हुई है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती। लेकिन उस किले में एक ऐसी घटना हुई थी जो आज भी बहुत अच्छी तरह से याद किया जाता है। वह घटना है कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो नेहरू जी हमें बताते हैं कि इस किले के बारे में विशेष अहमियत वाली बात कोई नहीं है, लेकिन एक घटना जो बार बार याद की जाती है वह चांद बीबी की घटना। यानी चांद बीबी एक सुंदर महिला, उसकी साहस की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस चांद बीबी ने अपने किले की रक्षा के लिए, इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपने हाथ में तलवार उठाई थी और अपनी सेना का उसने नेतृत्व किया था, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई है। लेकिन वह अकबर के शाही सेना का विरुद्ध कर रही थी, लेकिन अंत में क्या होता है, उसकी हत्या उसके किसी आदमी से, अपने आदमी के हाथों से हो जाती है। आगे देखो, खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। तो जमीन की बागबानी के लिए या खुदाई चल रही थी, तब नेहरू जी कहते हैं कि जब खुदाई चल रही थी तो जमीन की सतह के नीचे, जमीन के नीचे बहुत सारे दबे हुए प्राचीन दीवारें, दीवारों के हिस्से या कुछ गुंबद होते हैं या इमारत के ऊपरी हिस्से, ऐसे अवशेष उन्हें वहां मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। तो नेहरू जी कहते हैं कि ये जो काम हम कर रहे थे, खुदाई का काम कर रहे थे, इसके आगे हम नहीं कर, बहुत दूर तक नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि अधिकारियों ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी और न ही इस काम को जारी रखने के लिए जो भी सामान चाहिए था, साधन चाहिए थे, वह उनके पास नहीं थे, इसलिए वे ज़्यादा आगे नहीं जा सके। तो नेहरू जी क्या करते हैं, देखो, अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। तो नेहरू जी कहते हैं कि अधिकारियों ने तो आगे बढ़ने से मंजूरी नहीं दी, तो मैंने क्या किया, कुदाल छोड़ दिया। यानी जमीन के लिए, जमीन खोदने के लिए या जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो मैंने कुदाल हाथ में ली थी, उसे अपने छोड़ दिया है और मैंने अब कलम उठा ली है, यानी अब मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया है। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बच रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विज्ञान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। तो यह नेहरू जी कहते हैं कि मैंने तो अब कुदाल छोड़कर कलम हाथ में पकड़ ली है, लेकिन मैं अभी बंदी हूँ, आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक मैं ना भविष्य के बारे में कुछ लिख सकता हूँ, ना जो इतिहासकार अतीत के बारे में लिखते हैं उनके जैसा मैं कुछ लिख सकता हूँ। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो नेहरू जी यहाँ कहते हैं कि अतीत और जो वर्तमान है, इनके बीच जो क्रियाकलाप होता है, उनके आधार से ही मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ के एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो अगला पॉइंट है अतीत का दबाव। देखते हैं कि इसमें नेहरू जी ने हमें क्या बताया है। कि नेहरू जी बताते हैं कि दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है।
मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो नेहरू जी का मानना है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो पुरानी छाप रहती है वह अच्छी हो या बुरी, दोनों रूपों में हमें प्रभावित करती है। प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो विचलित हो उठते हैं, जबकि उनकी संस्कृति सभ्यताएं विकृत होती है। वह वातावरण उन्हें दम घोटू लगने लगता है, जैसे कि भारत और चीन की सभ्यताएं होती है, यानी वह उसे स्वीकार आसानी से नहीं करते। तो नेहरू जी आगे क्या कहते देखो, आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसके पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों से पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करते हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। तो नेहरू जी यहाँ कहते हैं कि मैं किस बात का उत्तराधिकारी हूँ? जो मानव बहुत सालों से विजय प्राप्त कर रहे हैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, या जो दुखद यंत्रणा होती है उनका उत्तराधिकारी हूँ, या जो साहसिक कार्य पहले भी हुए थे आज भी हो रहे थे उनका उत्तराधिकारी हूँ? तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं इन सब का वारिस हूँ, उत्तराधिकारी हूँ। और जो मानव जाति के जो लोग हैं साझेदारी है उन सब का मैं उत्तराधिकारी हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। तो नेहरू जी यहाँ भारत और भारतीयों की विशेषता बताते हैं कि उन्होंने अपने विचारों में इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते। हमारे रक्त मांस और हड्डियों में यह विचार इतना समाया है कि हम एक दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं समझते, और यही बात सभी को मिलाकर एक करती है। तो यही जो है, भारत में रक्त मांस हड्डियों के लोग अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन वह एकता में बंधे हुए हैं और इसी आधार पर वर्तमान और भावी रूप भी बनेगा, यानी भारत का वर्तमान और भावी रूप आगे बनेगा। तो आगे देखो नेहरू जी और क्या कहते हैं, इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो नेहरू जी कहते हैं जो विरासत का विचार है, उत्तराधिकार का विचार है, कर्तव्य का विचार है और जो वर्तमान स्थिति है, और यही बात मेरे मन में लंबे अरसे से घर करके बैठी है और मैं इसी विषय पर लिखना चाहता हूँ। वे आगे कहते हैं कि विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो नेहरू जी आगे कहते हैं कि जो विषय मैंने लिया है उस विषय की कठिनाई और जटिलता इतनी बड़ी है कि वो मुझे भयभीत करती है। और नेहरू जी कहते हैं कि लिखते समय मुझे लगता है कि लिखते समय सिर्फ सतही तौर पर मैं इस विषय को स्पर्श कर सकूंगा। तो नेहरू जी ने हमें अहमदनगर के किले के इस पाठ में अपनी कुछ यादें और अतीत का भार और अतीत का दबाव क्या होता है इसके बारे में बताया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला पूरा हो जाता है। धन्यवाद।